अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के शो की मेहमान जो है, एक नाम है वादी कश्मीर में, इनका वलवला है। और अगर हम रग्बी की दुनिया की बात करें, इनका सच में एक डिफरेंट एक कंट्रीब्यूशन है। साले कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो और कैसे जा रहा है आपका स्पोर्ट्स? पहले मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि सोले एक ऐसा नाम है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है काफी उरूज पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब इनने रग्बी स्टार्ट की थी तब शायद इधर रग्बी का उतना भी नहीं था जितना आज है। बल्कि हम डिस्कशन करने वाले हैं काफी बातें। मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि शायद जब रग्बी का नाम, मैं तो शायद एक नाम आया है कि रग्बी क्वीन कह सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक वाटर क्वीन का दर्जा मीर बिल्किस को दिया है। लेकिन वाटर क्वीन, सॉरी टू से, रग्बी क्वीन मैं इसलिए इनको बोलना चाहूंगा कि इनका एक डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है। जे की वुमेन्स रग्बी टीम के करंट कैप्टन भी रह चुके हैं, और इसके अलावा ये कोच भी है। बल्कि दोनों चीज को बैलेंस करना, और इसके साथ इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इनने जब स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक इनने इंडियन कैप्स भी किए काफी। तो आज मैं एक दावत, क्या मैंने जब दावत दी इनको, इन एक्सेप्ट की, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने बुलाया बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया? क्योंकि रग्बी सबसे, मुझे लगता है कि टफ गेम है। एक डिफरेंट एक सिनेरियो चाहिए, इसमें एक एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, मैंने देखा कि अक्सर बड़े इंजरीज का शिकार होते हैं प्लेयर्स। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आप हर वक्त फिट रहो, वो मेरी मतलब मैं प्रे कर सकता हूँ इसलिए। लेकिन आपने कब शुरुआत की इस गेम की? मैंने जो स्टार्टिंग की वो 2008 से थी। तब मैं स्कूल में थी अपने ग्रीन वैली में। तब से मैंने स्टार्ट किया है खेलना। एंड स्टार्ट में तो अपने स्कूल को ही रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद देन कम्स द नेशनल्स और इंटरनेशनल्स, तो उसके बाद आए। तो इंजरी की बात करेंगे तो डेफिनेटली रग्बी जो है एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। तो चांस ऑफ इंजरी तो है ही। मतलब मुझे लगता है हर एक स्पोर्ट में होता है, इवन फुटबॉल में भी है, क्रिकेट में भी है। तो रग्बी में थोड़ा ज्यादा है, बट दैट डजंट मीन कि हम छोड़ दे खेलना, या उस चीज को कि जिसमें इंजरी है वो स्पोर्ट ना ऑप्ट करे। सो डेफिनेटली तो चांस इंजरी का तो है, लेकिन बट दैट डजंट मीन कि हम पीछे हटने वाले हैं। वो तो सीधी बात है कि हारी बाजी को जीतना आपको आता है। और यहाँ वो तो आप, सीधी बात है, जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त शायद इतना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। तो क्या लगता कि उस वक्त से लेकर आज तक कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस गेम में आपको? जब मैंने स्टार्ट किया 2008 में, बहुत सारी कम लड़कियां, मतलब लाइक टू नेग्लिजिबल हम कहेंगे, बहुत कम लड़कियां थी जो रग्बी के साथ जुड़ी थी, जो रग्बी खेलती थी। आज हम देखें तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें नेशनल खेला हुआ है, या जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स खेल चुकी हैं। और एक अच्छा खासा रश है अभी जो रग्बी की तरफ देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स एक्चुअली द अचीवमेंट फॉर मी कि जब 2008 में मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास लड़कियां नहीं होती थी। इवन आई यूज टू प्रैक्टिस विद द बॉयज। वो मुझे सीनियर बॉयज ने ही आपने सिखाया है, क्योंकि लड़कियां बहुत कम दिखने को मिलती थी, वो भी खास करके हम बात करें रग्बी जैसा स्पोर्ट जो कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई सी सो मेनी गर्ल्स जो आ रही हैं, एंड दे आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट दिस थिंग, जो ग्राउंड में आती है। तो ये एक अच्छी बात है कि रग्बी को भी वो चीज मिल रही है जो हमने आज तक फुटबॉल और क्रिकेट में ही देखी थी। लेकिन देर आर स्टिल माइल्स टू गो कि जो रग्बी डिजर्व करता है, या जो रग्बी प्लेयर्स डिजर्व करते हैं। जब सबसे इम्पोर्टेंट होता है फैमिली का बैकअप या फैमिली का सपोर्ट। जब आपने खेला, बल्कि आपने एक नामी गिरामी स्कूल से पढ़ा है, जीवीआई टॉप मोस्ट स्कूल है, मतलब वैली की बात करें, तो वहां पे स्पोर्ट्स होता था, बड़े उरूज पे होता था। लेकिन वहां पे रग्बी का नाम निशान नहीं था। बिकॉज मुझे भी पर्सनल लेवल पे उस स्कूल का मालूम था, वहाँ फुटबॉल और क्रिकेट और स्काउटिंग वगैरह ही ज्यादा से ज्यादा था। लेकिन क्या था आपके लिए कि सबसे डिफिकल्ट क्या था उस वक्त? स्कूल वालों को कैसे आप इंसिस्ट करते थे ताकि आपको वो प्लेटफॉर्म मिला? पहली बात तो हमारा स्कूल जो था बहुत सपोर्टिव था हर एक स्पोर्ट्स को लेके। लाइक वहाँ पे स्टडीज भी थी और बाकी एक्टिविटीज भी थी। स्पोर्ट्स हो या कल्चरल एक्टिविटीज हो, तो हर में लाइक वो बच्चों को बहुत ईज वो प्लेटफॉर्म दिया जाता कि आप पार्टिसिपेट करो। तो वो एक अच्छी बात थी हमारे स्कूल की। हाँ, ये बात सही थी कि हमारे स्कूल में क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारी गेम्स को, क्योंकि वही गेम्स थी एक्चुअली, वैली में भी वही गेम्स थी तो स्कूल में भी वही गेम्स थी। तो हुआ ये था कि कुछ और बाहर से कोच आए हुए थे। तो हम, लाइक मैंने कहा कि स्कूल मतलब
मतलब दे नेवर सेड नो, किसी को नो नहीं कहा गया। तो जब वो कोच भी आए तो आई वाज इन माय क्लास, तो मेरे पीटी टीचर मेरे क्लास में आए एंड उन्होंने बताया कि कोई कोच आए हुए हैं, नई गेम है। तो बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन मैंने बहुत सारी स्पोर्ट्स ऑलरेडी स्कूल में खेलते, आई यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ क्रिकेट टीम। तो मैं क्रिकेट भी खेलती थी, बाकी एथलेटिक्स में करती थी, मैंने वॉलीबॉल, खो खो, ये सब चीजें मैं खेलती थी। तो स्पोर्ट्स के साथ ऑलरेडी दिलचस्पी तो थी ही। तो इसी वजह से मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने भी बोल दिया कि आप आ जाएं, नीचे कुछ कोच आए हुए। तो आई वेंट डाउनस्टेयर्स, तो मैंने देखा कि कोई वो दिखा रहे थे, एंड जो मैंने देखी वो पहली नजर थी वो बॉल पे थी। और अब मैंने लाइफ में पहली बार वैसी बॉल देखी थी। उससे पहले जो भी बॉल्स थी और वो लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, राउंड तरीके की बॉल्स देखी थी, लेकिन रग्बी की भी जो बॉल है वो बिल्कुल ओवल शेप्ड है, अंडे की तरह बॉल दिखती थी। तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गई कि कुछ नया ही है। तो जो हमने देखा है, तो बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन एंड, तो मैंने जंप मार दी जल्दी जल्दी कि मैं भी देखूंगी क्या हो रहा है। एंड इट रियली एक्साइटेड मी, क्योंकि एक रग्बी के रूल्स जो है या रग्बी कैसे खेली जाती है बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो दैट वाज हाउ आई स्टार्टेड बेसिकली रग्बी। एक्चुअली उन दिनों जुल्फकार सर और वो शिजाना मैम भी वहां पे थे, तो मुझे आई राइट, रिमेम्बर राइट। कि उनका एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था उस स्कूल में। और चलिए, ये तो स्कूल की बात है, स्कूल का तो हक बनता है हर वक्त कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वो प्लेटफॉर्म मुयसर करे, और स्कूल उसके लिए ही होते हैं। लेकिन फिर हम बात करेंगे स्कूल से निकल कर आपने जब नेशनल्स में छलांग मारी, तो कैसा फील हो रहा था? पहला नेशनल जो मैंने, वो मैंने स्कूल से ही खेला था, तब मैं ग्रीन वैली में ही थी। तो फर्स्ट नेशनल पहले हमने इंटर स्कूल को रिप्रेजेंट किया, स्कूल से टीम गई थी, ग्रीन वैली से टीम गई थी। पोलो ग्राउंड में हमारा मैच था, डिफरेंट स्कूल से बच्चे आए हुए थे, डिफरेंट स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि रिसेंटली मैंने ये चीज बताई कि बच्चे जो थी पहले लिंटन हॉल से खेलते थे रग्बी, तो वहाँ पे बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे जिन्होंने रग्बी खेला हुआ था। तो उनके साथ भी हमारा मैच था, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीखने को मिला। वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ था फॉर फॉर नेशनल्स। वहां से हमारा कुछ लड़कियां ग्रीन वैली से थी, कुछ लिंटन हॉल से थी, डिफरेंट स्कूल से बच्चों को लाइक तैयार किया गया नेशनल्स के लिए। मेरा फर्स्ट सिलेक्शन ग्रीन वैली से हुआ था। इनफैक्ट यूसुफ सर ने वो चीज अनाउंस भी की थी स्टेज पे। दैट वाज एक्चुअली, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट टूर्नामेंट। दैट्स हाउ पहला नेशनल स्कूल से खेला। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया बीटेक में। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी। एंड मुझे लगता है इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा सपोर्ट, क्योंकि जब मेरा पहला ये इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वो मेरा कैंप ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का था। तो वो लीव लेना, तो वो एक बड़ी बात होती है कि आप जा रहे हो, लीव ले रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस अलाउ कर रही है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि एक्चुअली यहाँ। हाँ जी। एक्चुअली क्या हुआ, कंटिन्यू कंटिन्यू, आपके पहले कंटिन्यू कीजिए। मुझे लगता है कि मतलब जहां तक मुझे लगा कि मतलब स्कूल, यूनिवर्सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, एंड बिकॉज ऑफ देम कि मैं जा पाई, आ पाई। बिकॉज अगर हम देखें कि अगर आप जा रहे हो नेशनल्स के लिए, उसके बाद आपको परमिशन नहीं मिल रही है, तो वो एक स्टूडेंट लाइफ में एक आपके लिए एक हर्डल बन जाता है, क्योंकि आपके घर वाले भी आपको पूछते हैं कि क्लास का, एग्जाम्स का, देन यू हैव पेपर्स, यू हैव टू राइट एग्जाम्स। तो वो सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी सपोर्टिव ना हो या स्कूल सपोर्टिव ना हो, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। चलो, मैं लगली ये कह सकता हूँ कि आपके स्कूल में उस वक्त एक नामी गिरामी प्लेयर भी थे उस क्रिकेट की बात करें, लेकिन स्पोर्ट्स में उनका एक अलग पैशन था। लेकिन जब आप इस्लामिक पहुंचे, वहां पे खुर्शीद टारजन साहब भी थे, क्योंकि वो उस वक्त हेड भी थे वहां पे। तो मुझे शायद इतना निकालने में बहुत टाइम लगा, लेकिन अपने व्यूवर्स तक में इसलिए ये चीज आज पहुंचाने की मतलब कोशिश कर रहा था कि जब एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, चाहे वो किधर भी हो, कि उसका ओहदा कोई भी क्यों ना हो, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ उसका एक मोहब्बत और एक प्यार जो होता है, बड़ा बदस्तूर रहता है। तो इस बीच में आपने फिर इंडिया कैंप भी किया, बल्कि ये भी आपने 2-3 दफा अपने इंडिया कैंप भी रिप्रेजेंट किए। बल्कि ये भी मैं पूछना चाहूंगा, इंडिया कैंप तक ही आप महत्वपूर्ण क्यों रहे? क्या कमियां थी उस वक्त कि इंडिया कैंप तक ही आप महत्वपूर्ण रहे? इंडिया कैंप जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज ड्रीम कम ट्रू कि मैं इंडिया कैंप में जा रही हूँ, और पहली कश्मीर की लड़की थी। तब तो बहुत, मैं कहूँगी रग्बी क्या, बहुत सारे स्पोर्ट्स का मैं लड़कियां तो दिख ही नहीं रही थी। तो मेरे लिए जब वो इंडिया कैंप का लेटर आया, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी अपने लिए मुझे, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने 2 नेशनल, तीन शायद 2 या 3 नेशनल खेले होंगे। उसके बाद आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट कैंप।
एंड वहां पे जो मैंने सीखा है मुझे लगता है अभी तक दैट इज विद मी, और वही मैं चीजें इम्पार्ट करती हूँ अपने जूनियर्स को, और जो मैं अभी सिखाती हूँ अपने जूनियर्स को। कमी यही रह गई क्योंकि मे बी जो लेवल की प्रैक्टिस या जो लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बाकी प्लेयर्स को, जो आउटसाइड प्लेयर्स होते हैं या हमारे आउटसाइड स्टेट के जो प्लेयर्स होते हैं, और जो टाइम उनके पास है वो हम लैग करते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अभी कोशिश बढ़ रही है कि वो ही चीजें आए कि हमारे पास, तब जब 2008 में मैंने स्टार्ट किया तब हमारे पास ग्राउंड भी नहीं था अपना, तो प्रैक्टिस करना ही इतना मुश्किल हो जाता था कि हमारे पास सिर्फ क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स के लिए ग्राउंड रहता है, तो उनके साथ ही लड़ झगड़ के हम अपने लिए थोड़ी सी स्पेस बचा लेते थे और वहां पे प्रैक्टिस कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो हमारे पास अपना एक ग्राउंड है जिसपे अभी काम चल रहा है, टर्फ लगने का काम चल रहा है, तो वो एक अच्छी बात है कि हम थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हो ही रही है। लेकिन तब से अभी तक की जर्नी जो है थी ऑब्वियसली वो बेड ऑफ रोजेस तो नहीं थी, थोड़े अप एंड डाउन तो डेफिनेटली थे। तो ये वाले बहुत सारे रीजंस है जो वहां कम पड़ रहे थे, अभी अभी मे बी जो मेरे जूनियर्स है उनको थोड़ा बेनिफिट मिले उस चीजों से। यहाँ से अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा कि काफी मैसेज मेरे को आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को ये चीज बताना चाहूंगा, फिर मैं इस शख्सियत की इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये एक ऐसा नाम है रग्बी की दुनिया में जिनके वुमेन्स टीम के कैप्टन है, इसके अलावा कोच भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इनने हिंदुस्तान के लिए जो इंडियन कैंप्स होते हैं वो भी काफी अटेंड किए, ये बड़ी बात है। यहाँ पे काफी सवाल भी आ रहे हैं मेरे जहन के साथ साथ, यहाँ से मुझे एक पोर्टल भी चल रहा है, लाइव चल रहा है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि काफी मैसेज आ रहे हैं। लेकिन कम समय में तो मैं ही बातें कर सकता हूँ, बल्कि जो जो सवाल मेरे को लगता है कि आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल आया है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगा आपको जब आप बाहर गए, किस लैकिंग का आप कह रहे थे, अभी आपने जब जिक्र की कि लैकिंग लग रहा था, सबसे मतलब डिफरेंट क्या था उनको और आपके दरमियान? डिफरेंस मतलब अगर आप बात करें कि कश्मीर के प्लेयर्स और बाहर के प्लेयर्स में क्या डिफरेंस है, टैलेंट की तो कमी नहीं है हमें, बिकॉज मैंने देखा है कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट, हर एक स्पोर्ट्स में टैलेंट है। स्पोर्ट्स की बात हम नहीं करेंगे, बाकी जो एक्टिविटीज है वहां पे भी कूट कूट के टैलेंट है कश्मीर में। बट हाँ ये है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ये है अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये चीजें है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो हमारे पास होना चाहिए, जो बाहर वो अवेलेबल है, और वो टाइम नहीं है। क्योंकि आप हमें पता है कि अगर कश्मीर में देखा जाए तो शाम के 5-6 बजे सब बंद हो जाता है, लेकिन वो चीज वहां पे नहीं है। वहां के आप रात में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उनकी जिम टाइमिंग 11 बजे 10 बजे होती है, तो वो एक टाइम अलग होता है। आप वहां पे प्रैक्टिस करने 8-9 बजे भी जा सकते हो, लेकिन वो टाइमिंग हमारे पास यहाँ नहीं है। अब हम सुबह सवेरे ज्यादा जल्दी, मैं अपनी लड़कियों की बात करूं, सुबह ज्यादा जल्दी भी नहीं जा सकते, शाम को ज्यादा लेट भी नहीं होता, और बीच में जो टाइम होता है स्कूल कॉलेज वो टाइम भी होता है। सो इन सब में हमें मैनेज करना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस भी, अपना स्कूल भी, अपनी बाकी चीजें भी। तो दिस इज अ डिफरेंस, दिस अ बिग डिफरेंस। हम मैं बाकी और हमारी बात करूं, लेकिन टैलेंट इज द सेम, आई कैन से ज्यादा ही है। तो कश्मीरी आलिम ने खूब फरमाया, कावड़ छ प्रजनावान ते असलस्त फराकस, कावड़ छ प्रजनावान ते असलस्त फराकस, सोनरुई छु संसस भंगरे करान खार नसा है। बिल्कुल मैं इस चीज के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि टैलेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों को भी चाहिए कि अपने प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करें, और एनकरेजमेंट के साथ साथ हम लोगों को अपने प्लेयर्स को कैसे उन उस लेवल तक, मतलब उनको हम इजाजत दें ताकि वो उस लेवल तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आता है, एसोसिएशन का रोल रग्बी में कितना कमजोर और कितना स्ट्रांग है, दोनों चीजें आप तक नहीं, मैं बात करूं, मैंने बहुत सारी एसोसिएशंस को देखा है, तो वहां पे मैं बात करूं रग्बी एसोसिएशन को, तो मैंने जहां तक बहुत क्लोजली अपनी एसोसिएशन को देखा है, लेकिन हमेशा वो हमारे साथ रही है। मैं मतलब लाइक हमारे पास अभी ग्राउंड बन रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि उनके एफर्ट्स, उनकी मेहनत की वजह से वो लेटर पहुंचाना, फिर वो दौड़ धूप करना, फिर उस पर सिग्नेचर्स एंड कहाँ कहाँ से वो चीज, हाँ प्लेयर्स नहीं करते, वो चीज एसोसिएशन ही कर रही है अभी। वो लाइक प्लेयर्स से वो एसोसिएशन उसी के लिए ही होती है कि उनको दौड़ धूप भी करनी, उनको दैट साइंस भी इज, करना। हाँ लेकिन दैट, एसोसिएशन का रोल करंट क्या है? अभी लाइक अभी के लॉकडाउन के टाइम में तो अभी वी आर स्टक
सभी स्टक है। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि अभी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जहां तक हो पाए कि हम घर में फिटनेस वो दें, क्योंकि ताकि वो डल भी ना हो जाए। मेरे जो जूनियर है अभी हमारी बात होती है तो कोशिश करते हैं कि हम वो अपने लेवल पे घर में वो फिटनेस मेंटेन कर पाए। डेफिनेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैं यहाँ तक मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हर दिन खुद को मोटिवेट करना, चलो आधे घंटे की प्रैक्टिस या आधे घंटे की फिटनेस में मेंटेन कर पाऊं। डेफिनेटली सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन वो ही कोशिश है अभी कि सब अपनी अपनी एटलीस्ट अपनी अपनी जगह के वो फिटनेस मेंटेन कर पाए, क्योंकि चाहे 1 महीने या 2 महीने बाद जब भी हम ग्राउंड पे वापस आए वो ज्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए कि वापस रिगेन करना। चलो, एक वक्त वो होता था कि जब आप देखते थे कि टॉप लेवल के प्लेयर्स या बड़े बड़े नाम डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में उनको एनकरेज मिलती थी और इवन सराहना भी करते थे। अगर हम यहाँ पे सराहना की बात करें, यहाँ पे डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर ऑलवेज क्रिएट होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इनॉग्रेशन में जब कोई प्लेयर आता है, या स्कूल फंक्शंस में अक्सर आपने देखा कि प्लेयर्स आता है, या कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स लेवल कहीं पे भी मीट होती है, लेकिन आज आपको लोग बुलाते हैं। कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज एन अचीवमेंट मैं कहूंगी कि जब अपने स्कूल या बाकी इवेंट्स में जब दे कॉल माय नेम या वो मुझे एज एन गेस्ट बुलाते हैं, तो डेफिनेटली इट इज एन अचीवमेंट। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन को या आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्निशन मिल जाती है, तो इससे इससे बढ़कर क्या है कि आपके एक हार्ड वर्क को सराहा जाता है। उससे बढ़कर मुझे नहीं लगता है यू बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, यू बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप ये बात समझ सकते हैं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की उसके हार्ड वर्क की अगर उसको वो रिकॉग्निशन मिल जाती है, दैट इज अमेजिंग। बट ऑल द टाइम नहीं मिल पाती, दैट इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में कि आप दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करते हो? यहाँ से आप इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हो, यहाँ से स्पोर्ट्स भी। कितना डिफिकल्ट है? इट इज डिफिकल्ट, मैं इजी नहीं कहूंगी क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। आप दोनों चीजों को मेंटेन कर रहे हो, बट वो होती है ना कि आपको अगर चाह है, मेरे लिए मतलब रग्बी इज माय पैशन, मैं छोड़ना नहीं चाहती। कोई ऑप्शन नहीं था मेरी लाइफ में कि मैं छोड़कर इंजीनियरिंग कर लूं। तो मेरे लिए था कि ये चलकर इंजीनियरिंग करनी है, रग्बी भी एंड इंजीनियरिंग भी। दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे। मेरे पेरेंट्स मतलब के लिए ऑप्शन नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के रग्बी ही खाली ऑप्ट करूं। तो इंजीनियरिंग मैंने अपने घर वालों के लिए की है और रग्बी मैंने खुद के लिए खेला खेला है और खेलती रही हूँ। डेफिनेटली एट टाइम्स बहुत ऐसे टाइम्स थे जब मेरे एग्जाम्स भी होते थे और मेरे नेशनल्स भी होते थे। और बीच में ऐसा भी किया है मैंने एग्जाम छोड़ के नेशनल खेल के आई हूँ, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी को लाइक मक्खन वो ये करके लेटर दे दे कर एग्जाम लिखे हैं मैंने। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में याद आता है तो आई फील हैप्पी अबाउट द स्ट्रगल्स। ऐसे नहीं है कि किसी को बैठे बिठाए तो नहीं मिलता है। जब तक ना आपकी वो जर्नी में स्ट्रगल्स हों, आपके अप एंड डाउन हो, फिर आपको जब वो मोमेंट्स याद आते हैं तो यू फील हैप्पी अबाउट इट कि हाँ जी मैंने ये तो सब क्रॉस कर लिया है। चलो, सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि मक्खन से डर नहीं लगता, मेरे को रग्बी से लगता है। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि रोज रोज आज मतलब एग्जाम्स को करना वो तो बड़ा टफ है। और इस बीच में अगर मैं आपकी जर्नी के साथ साथ ये चीज बोलूँ कि स्पॉन्सर्स की कितनी जरूरत होती है आपके गेम की। अगर बात करें यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल और भी कुछ गेम्स हैं जिनके लिए स्पॉन्सर्स बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े तैयार होते हैं, लेकिन आपकी गेम रग्बी में स्पॉन्सर्स हमें दिख नहीं रही है। क्या लगता है, और मैसेज क्या है स्पॉन्सर्स के लिए? डेफिनेटली रग्बी में उतना स्पॉन्सरशिप हमें नहीं मिलता है। और मैंने ये लास्ट टाइम भी एक बार ये बात कही थी कि स्पॉन्स यहाँ पे कश्मीर में एक थोड़ा डिफरेंट वो कॉन्सेप्ट है स्पॉन्सरशिप का। उनको लगता है कि वो चैरिटी कर रहे हैं, कि स्पॉन्सरशिप के नहीं कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप इज अ डिफरेंट थिंग एंड चैरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। वो कश्मीर में थोड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हम किसी को बोले स्पॉन्सरशिप के लिए तो उसको लग रहा है कि मैं शायद चैरिटी दे रहा हूँ। तो वो एक चीज अगर चेंज हो जाए तो मे बी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जैसे क्रिकेट एंड फुटबॉल, वही मैंने कहा हमेशा ये क्रिकेट एंड फुटबॉल आ जाता है। मतलब नो डाउट आई लव बोथ द गेम्स, मुझे क्रिकेट भी पसंद है, मुझे फुटबॉल भी बहुत पसंद है, मैं दोनों गेम्स देखती हूँ। लेकिन जो हर एक गेम को हर एक मतलब हर एक प्लेयर जो होता है अपनी अपनी गेम में मेहनत करता है। चाहे वो बिल्कुल। क्रिकेटर हो, चाहे वो फुटबॉलर हो, या चाहे रग्बी प्लेयर हो, हर एक प्लेयर अपनी अपनी गेम में मेहनत करता है तो वो इक्वली डिजर्व करता है। चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, या कोई और गेम से मार्शल आर्ट से हो या कहीं और से हो, तो वो मेहनत कर रहा है तो उसको वो नहीं मिल रहा है। अगर खाली दो गेम्स होती कश्मीर में तो मैं मान लेती कि हाँ इन्हीं दो गेम्स पे फोकस कीजिए जी, इन्हीं दो गेम्स को स्पॉन्सर भी कीजिए जी, बाकी गेम्स को छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ हर एक स्पोर्ट्स आपने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, हर एक बच्चा मेहनत करता है लेकिन उसको वो मिलता नहीं है। वो दो ही गेम्स पे फोकस है, दो ही गेम्स कश्मीर में, बाकी तो है ही नहीं, बाकी बच्चे तो मेहनत भी नहीं कर रहे हैं।
अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें इस यूटी रियासत को छोड़ के, बल्कि जो बाकी स्टेट्स है उनकी बात करें, पर्टिकुलरली बैंगलोर वगैरह जहाँ पे काफी रग्बी का एक वलवला होता है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स की बहुत जरूरत है? डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब यहाँ मैंने आपको कहा कि जैसे बाहर हम देखें कि रग्बी की लीग्स होती है, वैसे करके टूर्नामेंट्स होते हैं। यहाँ पे जब हमारे पास स्पॉन्सर ही नहीं होता है या वो सपोर्ट नहीं है कि हम वो कर पाए, उस लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर पाए कि जैसे कि बाहर होता है। इवन बाहर भी हम देखें तो रग्बी को भी एज ए थर्ड क्लास सिटीजन ही किया है अभी कंसिडर। अभी आ रहा है, मतलब जैसे रग्बी क्रिकेट एंड फुटबॉल में बहुत ज्यादा ध्यान जाता है, बहुत ज्यादा उस गेम्स को सराहे, बहुत ज्यादा मतलब लाइक व्यूवरशिप भी उनकी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है, मैंने रिसेंटली कहा कि दूसरा बंदा या एक मेहनत करा कहीं, बट हर एक गेम में एक एक बंदा अपनी मेहनत कर रहा है और उसको वो नहीं मिल रहा है। अगर हमारे पास स्पॉन्सरशिप आ जाए या उस लेवल के टूर्नामेंट्स हो जाए जो हमें हमारा दिल भी खुश हो जाए कि हम मेहनत करें एंड वी आर गेटिंग व्हाट वी डिजर्व, तो वो एक मोटिवेशन एक प्लेयर को वैसे भी मिल जाती है कि अगर उसको वो चीज मिल रही है जो वो डिजर्व करता है, वो और ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन बहुत सारे टाइम जैसे क्या हो जाता है कि रग्बी प्लेयर जो है वो देखकर किसी और को मिल रहा है तो वो डिसहार्टन हो जाता है, वो एक जरिया कि बहुत ज्यादा फिर छोड़ भी देते हैं इवेंचुअली। तो फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या है रग्बी को लेकर? स्टडी तो हमें मालूम है, तो लेकिन फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या है रग्बी को लेकर? रग्बी में अभी मैंने आपसे कहा कि जैसे हमारा ग्राउंड बन रहा है, उसमें टर्फ लगने वाली है, तो वो एक अच्छा स्टेप में नया बूस्ट हम कहें रग्बी को मिल सकता है इंशाल्लाह। कोशिश तो हमारी यही है कि अगर वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पे हमारी जो कोशिश रहेगी कि वो इंटरनेशनल मैच हम ऑर्गेनाइज करें यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड बन रहा है वो वर्ल्ड वर्ल्ड रग्बी सर्टिफाइड है। अभी इंडिया में वो कहीं पे वैसा ग्राउंड नहीं बन रहा है। इंडिया का पहला ऐसा ग्राउंड होगा जो कि जेएंडके में श्रीनगर में होगा, जो वर्ल्ड रग्बी सर्टिफाइड होगा। और उससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल मैच होंगे वो यहाँ पे हो सकते हैं, और उससे क्या हो सकता है हमारे जो इंडिया कैंप्स होंगे रग्बी के वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो वो मतलब एक फुल फ्लैजेड प्लान है उस रिलेटेड कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश, हमारे प्लान्स तो बहुत है, उम्मीद तो बहुत है कि रग्बी को आगे लेके जाएं और मेरे जो जूनियर्स हैं वो उस लेवल पे खेलें कि जहाँ पे बाहर के प्लेयर्स खेल पाते हैं, या जो टॉप टीमें हैं अभी या टॉप क्लब्स है अभी इंडिया के, उनमें वो पार्ट करे या उनसे वो बेटर खेल पाए। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी एज अ प्लेयर भी और एज अ कोच भी, मेरी कोशिश तो अभी यही रहेगी। चलिए, हम भी इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे ग्राउंड का जो इशू था वो अच्छे से हो, ताकि अच्छा मतलब ग्राउंड चाहिए ही चाहिए। प्लेयर का जो मुस्तकबिल है ग्राउंड ही संवार सकता है। और इम्पोर्टेंट है कि टाइम टाइम पे यहाँ पे एक मैसेज में देना चाहूंगा अपने देखने वालों का, या इसके अलावा जब भी कोई स्पोर्ट्स के एतबार से बात करे, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि मेहरबानी करके ज्यादा क्रिटिसाइज से बेहतर रहेगा कि आप एनकरेज किया करो, ताकि जो आने वाले वक्त में हमारा भी कभी बच्चा होता है, कोई हमारे फैमिली से होता है, या हमारा भी कहीं पे मुस्तकबिल दाव पे होता है, उस वक्त हमें फिर ऊपर वाला खुद ब खुद उस चीज का जो है मुआवजा दे सकता है। बल्कि मैंने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी न्यूजीलैंड में एक रग्बी प्लेयर था, वो एक पहले बॉल बॉय था, फिर वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार बन चुका है। और अगर हम इस शो की बात करें, हमारा मकसद ही था इसका नाम रखना, सुपरस्टार इसी को कहते हैं। एक दिन का कंट्रीब्यूशन एक इंसान को सुपरस्टार बना सकता है। और बल्कि मैं कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे स्टार बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की बात अगर करें, प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन एक डिफरेंट होता है, प्रैक्टिकल माहौल एक डिफरेंट होता सही है। बात लास्ट है। में बडिंग बडिंग जो हमारे बडिंग प्लेयर्स अपकमिंग स्टार्स हैं, उनके लिए आपकी मैसेज है? मेरी मैसेज यही रहेगी कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, क्योंकि हम बहुत टाइम्स में हम डिसहार्टन हो जाते हैं, कुछ चीजों को देखकर हम गिव अप कर लेते हैं। वर्क हार्ड, क्योंकि हार्ड वर्क इज द मेन की। आप कहोगे कि बैठे बिठाए मिल जाता है, तो मेरी पर्सनल भी मैं कहूंगी कि बैठे बिठाए डोंट गो ऑन इंस्टाग्राम्स, डोंट गो ऑन सोशल मीडिया, जो होता है या जो दिखाया जाता है उस पे नहीं। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड इज द ओनली की। आपको किसी भी फील्ड में जाना होता है, वर्क हार्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टडीज हो, या कोई भी फील्ड हो। मेरा बिल्कुल यही मैसेज है, वर्क हार्ड, उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम लॉकडाउन के दौरान मतलब अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट चाहिए एक प्लेयर को करना? क्योंकि आपकी रग्बी तो डिफरेंट एक जरूरत है, क्योंकि इसमें जिम का भी होना चाहिए। और जनरल में आप ही जानते हो बेहतर हमसे कि ज्यादा से ज्यादा क्या मैसेज है अपने प्लेयर्स के साथ साथ जो डिफरेंट आने वाले हैं इस गेम में, क्या मैसेज उनके कि वो कैसे खुद अभी को इस माहौल में अच्छे से खुद को रखे?
अभी तो देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए खुद के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है टाइम, खुद को मोटिवेट करूं कि हर दिन वो थोड़ी थोड़ी फिटनेस एटलीस्ट कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो रग्बी है वो टीम स्पोर्ट है। आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको अपनी टीम की जरूरत होती है। ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, टेनिस नहीं है या कोई डिफरेंट स्पोर्ट नहीं है जिसमें आपको अपने टीममेट्स की जरूरत नहीं होती है। अब जो, हाँ, जो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर पाते हैं, लाइक फिटनेस कर पाते हैं, बॉल हैंडलिंग दीवार से कर लेते हैं, या ताकि हमारे जो बाकी स्किल्स है जो हम इंडिविजुअल लेवल पे ठीक कर सकते हैं वो हम अभी कर रहे हैं। फिटनेस इज द मेन की हर एक गेम में, मुझे लगता है हर एक गेम में फिटनेस जो है मेन की है। फिटनेस के बगैर हम स्पोर्ट्स का सोच भी नहीं सकते हैं। तो बेटर है कि लॉकडाउन का टाइम जो है वो हम वेस्ट ना करें। थोड़ी थोड़ी आधे घंटे, दैट्स मैक्स टू मैक्स 30 to 40 मिनट्स हम थोड़ी थोड़ी फिटनेस कर सकते हैं। फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने लॉन में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी बेस्ट फॉर एवरीवन। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और आपने जो वर्ड्स बोले सच में मैं इनकी कदर करता हूँ। साथ साथ इस चीज का मैं भी अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि ख्याल रखा करो कि कभी किसी के सेंटिमेंट्स लाइफ में हर्ट मत किया करो। उतार चढ़ाव, स्टार बनना ना बनना लाइफ में, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, इंडिया में सभी क्रिकेटर इंडिया नहीं रिप्रेजेंट करते, किसी भी गेम में नेशनल को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन अगर कोई लेवल का खेलता है, हमारा हक बनता है उसको एनकरेज करे। मैं क्या मतलब, मेरे व्यूवर्स भी साथ साथ इस वाले शो से अलविदा लेना चाहेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे ढेर सारी बातें आपके साथ मैं करना चाहूंगा। लेकिन वक्त पे जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ग्राउंड्स में आने को, साथ ही साथ अपने आपकी जो अपकमिंग प्लेयर्स है और जितना भी ये गेम है, तो मैं कोशिश करूंगा उनके साथ मैं घुल मिल जाऊं। अल्लाह करे आप ज्यादा से ज्यादा अपनी गेम के साथ साथ जिंदगी में आगे बढ़ो। अल्लाह आपको सलामत रखे हर थैंक यू वक्त। सो मच। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।